और बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सब मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और आप लोग बढ़िया से तगड़ी क्या कर रहे होगे? पढ़ाई कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे? हाँ सर, कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चालू करते हैं ग्रेविटेशन। क्या चालू करते हैं? ग्रेविटेशन। मतलब चालू कर दिए थे केपलर्स लॉ पर आज हम लोग मेन चालू करते हैं फोर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक बहुत ज़्यादा मतलब एक बात जो बहुत ज़्यादा वो चल रही है प्रचलित, कि न्यूटन साहब के ऊपर एक सेब गिरा टक से और ग्रेविटी की खोज हो गई। ऐसा नहीं हुआ यार, इसके पीछे ना सदियां सदियां लग गई। मतलब देखो, केपलर्स लॉ मैंने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, केपलर्स के तीनों लॉ लगे। फिर अब इसका और बात करें तो मैं जैसे नाइन्थ के बुक पढ़ी, तो नाइन्थ की बुक में मतलब हम लोग पढ़ते हैं गैलीलियो साहब आए। क्या है? गैलीलियो साहब भी आए, फिर केपलर साहब का भी आया लॉ। मतलब गैलीलियो आए, फिर केपलर आए, फिर इन दोनों की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूटन आए। हम लोग से बोलते हैं कि एक सेब गिर गया न्यूटन, भाई उसके पहले से बहुत डिस्कवरियाँ चल रही थी भाई। सेंचुरीज लग गई, साइंटिस्ट मर गए भाई, उम्र उम्र बीत गई। गैलीलियो की कुछ गलती हुई, फिर केपलर साहब से कोई, न्यूटन साहब है उन्होंने मेन निकाला। ऐसी बहुत सारी मतलब एक्सपेरिमेंट चलते गए, तब जाके हमारे पास वो आया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया। ऐसे मतलब रातों रात थोड़े ना खोज हो गई कि एक सेब, मतलब बैठे थे एक सेब के नीचे, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, एक सेब के नीचे बैठे थे और एक सेब आया, उनके ऊपर गिर गया और वो ग्रेविटेशन की खोज हो गई। ऐसा थोड़ा ना कुछ था कि एक सेब की वजह से ग्रेविटेशन का खोज हुआ। उसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी कहानियाँ प्रचलित चल रही हैं। समझ में आ रहा है? चलो आज हम लोग चालू करते हैं ग्रेविटेशन। क्या चालू करते हैं सर? ग्रेविटेशन। मतलब मेन जो चैप्टर है अभी तक मैंने आपको कुछ साइंटिस्टों के बारे में बताया, केपलर जी के बारे में बताया। तो एक सेंचुरी से थोड़ा मतलब एक सेब गिरने से अगर होने लगा तब तो सब लोग अपने सर के ऊपर सेबे गिराएं, नारियल सेब की जगह नारियल गिराएं। नहीं तो ऐसा थोड़े ना था। वो बहु न्यूटन साहब भी अब देख रहे हो, बाल देखते हो, अगर हम लोग पिक्चर देखते हैं, न्यूटन का फोटो देखते हैं, कैसे देखते हो? सफ़ेद हो गया पूरा बाल। अरे भाई, न्यूटन साहब, गैलीलियो लॉ, न्यूटन लॉ, गैलीलियो लॉ, फिर उसके पहले केपलर लॉ, सब कितने सारे लॉ आए। पहले गैलीलियो लॉ आया, उसमें सालों लग गए खोज करने में, क्या होती ग्रेविटी, सब पूरा सोचे। फिर केपलर लॉ है। केपलर लॉ देखो, तीन लॉ दे दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ मोशन, तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। मतलब तीन लॉ उन्होंने, आज तीनों पे क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में। तब हम लोग कैसे मान लें क्या हुआ भाई? यार सब चीज़ की बातें होती हैं। चलो अब इसमें यही है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सर ये सब क्या थोड़ा समझाएंगे ज़रा? देखो, ये था मास m1, ये था मास m2 था। दो मास था। एक मास क्या था? एक मास था m1, एक मास है m2, दो मास थे। ठीक है, इसमें ये वाला जो मास है ये इसको अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, ये वाला एक मास इसको अट्रैक्ट करता है कुछ फोर्स F से। ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस क्या है? R। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस क्या है? R है। ये है ग्रेविटी, ये है फोर्स F। यहाँ से एक वो है फोर्स दे रहा है, यहाँ से भी एक फोर्स दे रहा है। ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस क्या है? R है। ठीक है, अब देखो यही है, बाकी कुछ नहीं है। ये एक मास m था, ये भी मास था। ये दोनों कौन से अट्रैक्शन में काम कर रहे हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन में। कौन से अट्रैक्शन में? म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, कैसा अट्रैक्शन हो रहा है? म्यूचुअल अट्रैक्शन। दोनों जो फोर्स हैं आपस में कैसा अट्रैक्शन दिखा रहे हैं? दोनों आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन निकाल रहे हैं। कैसा दिखा रहे हैं? दोनों आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब एक तरीके से ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। कैसा है? अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, और ये मीडियम पर डिपेंड नहीं होता। कैसा? इंडिपेंडेंट है मीडियम पे। कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। ठीक है, और क्या बताएं? ये मेरे पास जो होती है ये एक लाइन पे लगते हैं। देखो जैसे ये वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ये पूरे एक लाइन पे लग रहा है ना। मतलब यहाँ पे एक मास है तो एक पूरी प्रॉपर लाइन पे लग रहा है ना। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ लाइन, ऑन अ सेंट्रल लाइन। बोलते फालतू कर, ऑन अ सेंट्रल लाइन। कोई भी मतलब ये एक लाइन पे, सेंटर की लाइन पर होगी। अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका नेचर कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है? वो होता है कंजर्वेटिव नेचर। कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस
कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और जो वर्क डन होता है, मतलब जो इस पे जो इसका जो वर्क डन होता है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन कंजर्वेटिव, मतलब वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब जो वर्क डन होता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है इसके पाथ पे, मतलब वो भी कंजर्वेटिव। तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन बात, समझे? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो तभी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तभी तो उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर कहते हैं। अब देखो, एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटी क्या होती है। क्या सर? ये जो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे भाई साहब मार्कर का इंक अचानक से ख़त्म हो गया। एक होता है इतना नोट करो फटाफट, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है कंजर्वेटिव। क्या? एक होता है सर, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स सर, एक होता है कंजर्वेटिव। समझे? अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो दो मासेस पे डिपेंड करे, जो दो मासेस पे डिपेंड करे। ठीक है, किस पे डिपेंड करे? जो दो मासेस पे डिपेंड करे। और ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी क्या होती है? जो एक अर्थ पे और एक दूसरी बॉडी पे, जैसे देखो दो चीज होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होती है ग्रेविटी। क्या होती है? एक होती है ग्रेविटी। दो होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है ग्रेविटी। इसमें क्या होता है? फोर्स डिपेंड ऑन मास, फोर्स डिपेंड ऑन बोथ मासेस। देखो ये यहाँ पे जो फोर्स एफ लग रहा है, ये क्या है? ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है ये सब मेरे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स सर? ये मेरे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों जो एफ है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स तो ये देखो दोनों मासेस पे डिपेंड कर रहा है ना, ये वाला इस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला फोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स डिपेंड ऑन बोथ मासेस। ठीक है। और ग्रेविटी क्या होती है? जो अर्थ से, मतलब फोर्स डिपेंड, ग्रेविटी डिपेंड अपॉन, इट डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड होगा? इट डिपेंड अपॉन अर्थ एंड द अदर मास, एंड दी अदर मास ऑफ बॉडी। इससे कहते हैं ग्रेविटी। दो चीज़ का बेसिक डिफरेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। इतना नोट करिए फटाफट। सर सबसे पहले म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, ये दोनों अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, मतलब किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। और ये जो फोर्स होते हैं सेंटर लाइन पे होते हैं, कैसे? एक सेंटर पे लगेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंजर्वेटिव पे होता है, तभी तो इसीलिए ग्रेविटेशनल का जो वर्डन होता है वो किसी भी मीडियम पे, किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या करता है? किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एक और चीज लिख लीजिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन हॉलो यूनिफॉर्म spherical cell in a point mass at center। किस पे? at center। क्या कितना होता है? 0। एट सेंटर इट इज 0। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हॉलो यूनिफॉर्म, ये सब देख ली। म्यूचुअल अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव इन नेचर, इंडिपेंडेंट फोर्स एट नो सेंटर लाइन। ठीक है, चलो अब आते हैं इस पे। सर ये सब क्या लिखे सब समझा दो, इस सब का मतलब। ठीक है, इसे नोट कर लिए होगे, मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कि आप लोगों ने सब नोट कर लिया। वो देखो ये जो एफ है, क्या सर? ये एफ इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जी क्या होता है? जी होता है
यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू लिख लीजिए 6.67 10⁻11 kg मीटर स्क्वायर अरे न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये है एसआई यूनिट, क्या है ये? है मतलब जो एसआई सिस्टम पे बोलते हैं, ठीक है। ये होता है एसआई सिस्टम पे। अब बाकी तो जी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मास दो मास दिया होगा m1 m2, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल होता है रेडियस r क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? बाकी तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बना लोगे ना, बना लेना डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। बहुत इजी होता है, कर लोगे। बनाना, कमेंट करना इस डायमेंशनल फार्मूला, क्या करना? कमेंट करना डायमेंशनल फार्मूला, कमेंट में डायमेंशनल फार्मूला प्लीज़, रिक्वेस्ट। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, इसी फॉर्मूले पर है। हमें डिस्टेंस बताइए, ठीक है। दो मास दिया है, एक 40 kg का, एक 60 kg का, ठीक है। फोर्स दिया है 4 × 10⁻⁻7 न्यूटन, 4 × 10⁻⁻7 न्यूटन का दिया है, और तुम्हारे पास जी दिया हुआ, ठीक है। जी वही है, चलो कैसे करोगे? पॉज करो वीडियो को और बताओ, आंसर कमेंट करो, में मतलब बताओ भाई, कमेंट ही कर सकता हो, क्या करोगे? जी m1 m2/r²। फोर्स क्या है सर? 4 × 10⁻⁻7 है। जी क्या है? देखो जी दिया है 6 × 10⁻⁻11, ठीक है। m1 ले लो 40 × 60, और r² हमें पता नहीं, पता है? नहीं सर नहीं पता। तो भाई क्या कर रहे हो? तो 4 से पहले 4 मार दो, 10 टाइम्स 10 अब r² को मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो 3600 और ये 10³ इंटू 10⁻⁻11 और अपॉन में 10⁻⁻7 आया। फिर ये 7 ऊपर चला गया, 3600 इंटू 11 में से 7, 3 4 7, तो 10⁻⁻4 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 3.6 मीटर। समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हैं? आया क्वेश्चन? ये कितना था? ये r² आया, कितना आया है? ये आया है मेरे पास r², क्या आया है? ये आया है r²। r कितना हो जाएगा? r सर हो जाएगा 0.6 मीटर। ये तो r² आया है ना, हम तो r पूछे हैं ना, तो r निकालने का है ना, तो r निकालो। जल्दी करो, नोट डाउन करो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन नोट करो। एक क्वेश्चन नोट करो। क्या क्वेश्चन है? हाँ, दो स्पेरिकल बॉडीज़ हैं, ठीक है। दो स्पेरिकल बॉडीज़ हैं। पहली इनकी कंडीशन कुछ आर थी, सब मास सब बढ़िया, सब घर में सब अच्छे थे इनके में। पर अचानक से क्या हुआ? क्वेश्चन वाले ने बोल दिया
कि यही दो स्पेरिकल बॉडीज़ हैं, तो इनका जो आर है अब हो गया कितना, डबल की 4 टाइम हो गया, मतलब 4 गुना हो गया, 4 आर हो गया। कितना हो गया, 4 आर हो गया। कितना, 4 आर हो गया। ठीक है, 4 आर हो गया। तो अब तुम हमें इसमें बताओ हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन ऑफ द बॉडीज टू बी चेंज टू मेंटेन द सेम। मतलब इन दोनों में से ये वाला दो स्फेरिकल बॉडीज है, ये था, तो इन दोनों में से कौन से एक ही मास को चेंज करना है। चेंज वन ऑफ द मास and give and find, change one of the mass and tell the value with same gravitational force, मैं क्वेश्चन अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई तो देखो, ये पहले आर था, मास था, ये 4 आर हो गया। कितना हो गया, 4 आर हो गया। इन दोनों में से मान लो मैं इसको भी स्मॉल एम ले लिया। कितना ले लिया, स्मॉल एम। अब इसमें मास में कितना इसके मास में चेंज करें कि जो इसका एफ और इसका एफ सेम आ जाए, इसका एफ और इसका एफ कितना आ जाए, सेम आ जाए। तो बताओ क्या करोगे, जल्दी बोलो कितना करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। मतलब इन दोनों में से किसी एक बॉडी को चेंज करना है। ये भी इन तो में दोनों मिल गया। अब बताओ इसमें से किसी एक बॉडी के मास को इतना चेंज करना है कि सेम आ जाए। जल्दी बोलो, जल्दी। इसको मास, चलो करें क्वेश्चन। मैं ये नीचे का थोड़ा स्टेटमेंट डिटेल्स करके सब क्वेश्चन छोटा कर रहा हूँ, एकदम क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो बस जगह बना रहा हूँ बोर्ड में। अब देखो F इज इक्वल टू जी, ये दोनों मास था, ये वाला मास m1, ये मास था m2। ठीक है, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। था कि नहीं था, था सर। ये जो f था यही था जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मान लो इसको मैंने कुछ लेट कर लिया f1। अब इस वाले को पूछ रहा है f2 इज इक्वल टू जी, इसको मान लो मैंने कैपिटल M1 ले लिया, इसे ले लिया कैपिटल M2। ठीक है, कैपिटल M1 कैपिटल M2, क्या कैपिटल M1 कैपिटल M2 अपॉन ये कितना डिस्टेंस है, 4r। कितना है, 16r, इसको मान लो मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, इसमें से कोई एक मास को चेंज करना है। एक मास मतलब एक मास सेम रहेगा, क्या एक मास सेम रहेगा। तो मान लो मैंने ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। ठीक है, ये स्मॉल। अब मान लो मैंने m2 को नहीं चेंज किया, ये वाले m2 को, तो मान लो जो स्मॉल m2 है वो कैपिटल M2 के बराबर है बराबर। मानते हो कि नहीं मानते, जो स्मॉल m2 है वो मेरे पास कैपिटल M2 के बराबर है, क्या है, बराबर है। तो मान लो मैंने f1 इज इक्वल टू f2 कर दिया, फिर जी स्मॉल m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल M1, ये मैंने बराबर कर दिया, ये मैंने लेट कर लिया, कंडीशन लेट कर लिया। ठीक है, M1 M2 अपॉन में 16r स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में आपके बोला हुआ है, ये मैंने बोलोगे सर ये क्यों लिया, सर ये आपने क्यों किया, क्योंकि भाई क्वेश्चन ने बोला सिर्फ मुझे कोई एक मास को चेंज करना है, कोई एक मास को चेंज करना है। आप लोग यहाँ पर स्मॉल m1 को कैपिटल M1 के भी बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्मॉल m2 को बस कैपिटल M2 बराबर कर रहा हूँ। आप इस बस क्वेश्चन ने बोला हुआ है एक मास को चेंज करना है और एक मास सेम रहेगा। ठीक है, अब ये कर दिए सर, आपने बोला है m2 बराबर है, तो ये दोनों काट दिया, कटा सर, जी से जी भी मर गया, आर इसका सर आर इसका भी कुछ करके मर गया। तो सर देखो m1 इज इक्वल टू m1 कैपिटल M1 अपॉन 16 आ गया। अब सर कितना टाइम चेंज करें इसको, 16 टाइम। देखो 16 मल्टीप्लाई हो गया, 16 m1 इज इक्वल टू कैपिटल M1। तो m1 कितना आ गया, 16 टाइम्स ऑफ इसके M1 के। ठीक है, 16 टाइम्स।
समझे ना? ये वाला समझ गया ना? ये मैं हटा दे रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, अब समझ गए होगे। m2 जो है वो m2 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि किसी एक मास को बराबर करना है, किसी एक मास को बराबर करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और नोट करो, क्या याद है? हाँ ठीक है, देखो मान लो दो पार्टिकल A और ये पार्टिकल कुछ B है, इन दोनों की आपस की जो दूरी है वो दी हुई है 5 मीटर। कितनी दी है? 5 मीटर। दो मास थे, एक A था एक B था। कितना था? एक A था एक B था। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है एक छोटा पार्टिकल, another small particle of small mass m, another small particle of small mass m is to be placed where gravitational force is 0। बताओ ग्रेविटेशनल, अब बताओ एक छोटा मास जो है वो m नाम का, वो हम ऐसी जगह कहाँ प्लेस करें जहाँ पे वो 0 हो जाए? जल्दी बोलो। और पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम A, कहाँ प्लेस करना है, और व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम A। देखो अब क्या करोगे, 5 मीटर का दिया है, पॉज करो फिर बताओ। देखो मैंने एक कोई भी मान लो पार्टिकल यहाँ ले लिया, छोटा स्मॉल मास m का ले लिया। अब सर देखो ये पूरा 5 दिया, सर ये पूरा कितना दिया है? सर ये पूरा हमको दिया हुआ है 5 मीटर, और हमसे a का भी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हमने मान लो x को ले लिया, ये मान लिया x, ये मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करना है? 0 करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स 0 करना है, तो F A को FB के बराबर कर दो बस। देखें दोनों का मास दिया है A और B का कुछ, हाँ दिया सॉरी A का दिया है m और B का दिया है 4m। A का दिया है m और B का दिया है 4m, ठीक है। अब FA में क्या करोगे? G A है तो m इंटू स्मॉल m अपॉन में सर x स्क्वायर, हाँ ठीक है। और FB में क्या करोगे? जल्दी बोलो, FB का क्या प्रोग्राम है? FB का क्या प्रोग्राम करोगे? कुछ नहीं सर, क्या करोगे जल्दी? G स्मॉल m कैपिटल M, तो G स्मॉल m इंटू 4m अपॉन में ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस क्या करना है, ये सब तो हो गया सर। G से G मर गया, स्मॉल m सर स्मॉल m मर गया, कैपिटल मास से m मर गया, और सर ये स्क्वायर से स्क्वायर भी मर गया है ना? क्या स्क्वायर से मान लो मैंने इसको इधर भी भेज दिया, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर इसको कर दिया 4x स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया? अंडर रूट लगा दो। क्या कर दो? अंडर रूट लगा दो। दोनों तरफ मैंने अंडर रूट अप्लाई कर दिया। तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया, तो 5 इज इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/3। तो बस करो, बताओ जल्दी। तो x का वैल्यू कितना आएगा? वही जो आएगा वही है आंसर। कितना आएगा हैं? जल्दी बोलो, x का वैल्यू कितना आएगा? अब डिवाइड कर लेना, वही आंसर आएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करो।
2 मास दिया है, कितना मास, 2 मास, ये रहा एक और मास और ये भी रहा एक मास, ठीक है। दोनों एक मास दिए हुए हैं, ये रहा, ये इसका सेंटर है दोनों का। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है बोथ सर्कल, बोथ स्पेयर हैज मास, बोथ स्पेयर हैज मास ऑफ स्मॉल m, both sphere has a mass of, has a same material and both sphere has same material, have same material with same radius of small r, with radius of small r। तो बताओ अब ग्रेविटेशनल फोर्स, हमको बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहला ऑप्शन 1/r4, दूसरा ऑप्शन r/4, सी ऑप्शन r², कि डी ऑप्शन 1/r²। जल्दी बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जल्दी बोलो, किसके होगा, किसके होगा, किसके होगा, जल्दी 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हैं जल्दी बोलो। 2 ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने तुमको दिए, ये दोनों का ये मास, ये सेंटर पे रेडियस है, ये भी एक रेडियस दे दिया। अब देखो जिसका आंसर ये आया है सही है, बी वाले एकदम सही हैं। सर कैसे सर प्रूफ करके बताओ, देखो बता रहे, ये रेडियस आर, ये भी यहाँ से कुछ रेडियस आर, तो दोनों का कितना रेडियस हो जाएगा, जल्दी बोलो कितना, 2r, कितना हो गया, जल्दी बोलो कितना, 2r हो गया। अब देखो क्वेश्चन ने बोला भाई बोथ स्पेयर है सेम मटेरियल, मतलब मास सेम है, मास सेम है, मास सेम है सेम। मास का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सर वॉल्यूम क्या होता था बताओ, अब वॉल्यूम क्या होता था, जल्दी बोलो, 4/3 πr3, और डेंसिटी को मैंने मान लो रो लिख लिया, क्या लिख लिया, रो लिख सकते हैं डेंसिटी को ऐसे, बोलो जल्दी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख लो, बस अब कोई बचा ही क्या क्वेश्चन है, बस लगा दो, F = G(m1m2/r²)। तो सर देखो G ये मिल गया, सर m1 दे दिए, m1 और m2 आप पता ही दिया हमें, m1 m2 कितने आता है, इससे सर 4/3 πr3 रो इंटू 4/3 πr3 इंटू रो, और सर अपॉन में r², क्या 4/3 πr3, 4/3 πr3 कर दिए, कर दिए कि नहीं कर दिए, जल्दी बोलो, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। 4/3 πr3 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, फिर से देख लो, 4/3 πr3, 4/3 πr3 कर दिए, और डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई कर दिए, और r², ठीक है ना, r²। चलो देखो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, F = G है 4/3 πr3, 4/3 πr3 इंटू रो² लिख दिए, हाँ सर लिख दिए, और फिर r² लिख दिया, r²। देखो ये क्या था, जब मैंने वो जो 2 लिया था, 2 सर्कल, जब मैंने इसमें ऐसे 2 सर्कल लिए थे, याद होगा, तो फिर मैंने क्या किया, ये इसको भी एक रेडियस लिया, ये भी एक रेडियस लिया, दोनों कितने हो गए, 2r हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, हुए थे सर 2r, हुए थे भाई, हुए थे। तो बस यहाँ पे भी मैंने क्या रखा, ये मैंने यहाँ गलत था, 2r का होल स्क्वायर, क्या रखेंगे, 2r का होल स्क्वायर, रखे 2r का होल स्क्वायर, सर यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर रखा,
रखे। अब इसको अच्छे से करो, F इज इक्वल टू जी 4/3 पाई आर क्यूब का होल स्क्वायर हुआ, आर क्यूब का होल स्क्वायर इंटू रो का स्क्वायर अपॉन में 4r का स्क्वायर। अब अगर आप लोग अगर ऑप्शन देख रहे होगे, एक क्या था ऑप्शन, मिट गया, 1/r की पावर 4 था और b की पावर r की पावर 4 था, यही था, ये सही था। अब अगर आप देखो सही से, इन लोगों को सिर्फ r चाहिए, क्या चाहिए इनको, सिर्फ r से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क सिर्फ r से पड़ता है। किससे पड़ता है, r से पड़ता। तो बस हम लोग भी यहाँ पर r देखें। अब देखो ये r स्क्वायर है, ये भी r है कि नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट, मान लो g गया, हटाओ g गया भाड़ में, 4/3 पाई गया भाड़ में, डेंसिटी गई भाड़ में, 4 गया यहाँ से भी भाड़ में, तो r क्या हो गया, r की पावर इसको 6 बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6। तो ये सर r स्क्वायर से ये 6 कटा 4 में, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। ठीक है, समझे, फोर्स किसके डायरेक्ट हो गया, r की पावर 4 से हो गया। समझ गया ना, फिर समझाते हैं एक बार। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन अगर पीछे बैक रिवाइंड करो तो मैंने बोला 2 मास है, मैंने यहाँ पे पता है गलत वैल्यू, मैंने यहाँ पे r स्क्वायर ले लिया, r नहीं लेना, यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर लोगे तब सही आएगा, समझे, क्योंकि जो दोनों सर्कल के बीच का रेडियस दिया है, ये रेडियस r है, ये भी r है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2r आएगा ना, कितना आएगा, 2r आएगा। मैं तो फिर क्वेश्चन देखो मतलब ही क्या था मेरा, क्योंकि तभी तो यहाँ पे 4r स्क्वायर रखोगे, 4r स्क्वायर यहाँ रखे, और ये इसका भी होल क्यू स्क्वायर कितना हो गया, इसका भी होल स्क्वायर, डेंसिटी का होल स्क्वायर, r की पावर 6 मतलब बाहर निकाल दिया r की पावर 6 को, और ये स्क्वायर 6, क्योंकि इनको सिर्फ r के फॉर्म में चाहिए, किसके फॉर्म में चाहिए, r के फॉर्म में चाहिए, बाकी इनको g डेंसिटी वो सबसे इनको मतलब नहीं है, इनको जो चाहिए इनको सिर्फ r की पावर 4 में चाहिए। समझे कि नहीं समझे हैं बबुआ, ठीक है, ये क्या आ गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किस पे, फिर अब चलिए सुपर पोजिशन पढ़ाते हैं, किस पे, सुपर पोजिशन पे। क्वेश्चन अच्छे खासे हम लोग कर लिए, अगर थोड़ा टाइम और मिला तो मैं और क्वेश्चन करा दूंगा एक दो तो। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, क्या, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं होता, जैसे मान लो ये एक मास m है, ठीक है, ये मास एक m है, क्या है, m है, मान लो m1 है, क्या है, मास m1 है, यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से है m2, यहाँ से कुछ दूरी पर है m3, यहाँ से कुछ दूरी पर है m4, और यहाँ से कुछ दूरी पर, ऐसे कई सारे मास हैं जो है mn, कितने हैं, mn फॉर्म पर है, कितने फॉर्म पर है, mn फॉर्म में, ठीक है। अब मान लो यहाँ से फोर्स कितना होगा, इसका डिस्टेंस भी कुछ क्या होगा, r12, कितना होगा, r12, और अगर यहाँ से देखोगे तो कितना होगा, r21, कितना, अगर वेक्टर के फॉर्म में देखोगे तो क्या हो जाएगा, r21। अभी ये जो है ना समझ जाओ, इसको मैं अभी क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, इसके फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में कराते हैं, क्वेश्चन से कराएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं F12, ये 1 है ये 2 है, तो फोर्स क्या हो गया, F12, कितना हो गया, F12, ठीक है। अब ये देखो ये है, तो ये 1-3 है, क्या, F ये 1-2 पर था, 1-2 पे कि 2-1 पर, F12 पर, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा F13 पर, ये 1 से 3 पर, तो क्या होगा F13, और रेडियस वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो R31 का कैप। ऐसे ये भी देखो, ये क्या हो जाएगा, फोर्स F14, क्या हो गया, F14, और रेडियस के फॉर्म में हो जाएगा 4-1, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर। ऐसे ही अगर कोई n मास से मतलब ढेर सारे लगा दो, तो ढेर सारे के लिए हम लोग क्या लगा देंगे F1n, मतलब कई प्रकार के, अब mn क्या मैंने मतलब n लिख दिया सही, तो कई प्रकार के ना, ढेर सारे, ठीक है। और रेडियस किस फॉर्म में हो गया, रेडियस हो जाएगा
ठीक है, मतलब रेडियस हो जाएगा n1, मतलब कई प्रकार के ऐसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। अब इस पर जितने भी आए F12 F13 F14 सबको ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड। मान लो ये F है तो इसको लिख देंगे F12, अरे F12 प्लस F13 प्लस F14, ठीक है। ऐसे करते करते कई सारे Fn तक, ठीक है। ये है फोर्स ड्यू टू वेक्टर, मतलब सबको ऐड करते हुए चलना है, ऐड करते, जितने भी तुम्हें फोर्स दिखेंगे सबको क्या करना है सर, ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। तो बस बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब अगर F12 कोई पूछ ले तो क्या लिखोगे, मान लो अगर F12 कोई पूछ ले तुमसे तो क्या बोलोगे, G m1m2 लिखोगे भाई। G m1m2 भाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है और कुछ नहीं, G m1m2 भाई आर स्क्वायर। और रेडियस जो था वो 1 2 में है, रेडियस 1 2 में है, ये तो यूनिट वेक्टर है ना। ये मान लो G m1m2 R12, ये तुमने लगा लिया आर स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर, समझे। R21 क्या हो गया, R हो गया तुम्हारे, R21 क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर हो गया। जो R21 दिया है, R31 है, R41 ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्योंकि फोर्स यहाँ से लग रहा है और जो R21 जो यहाँ से लगा वो यहाँ से, R31 यहाँ से, R41 यहाँ से, Rn1 यहाँ से, Rn टाइम्स वाले यहाँ से, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के लग जाएंगे। अब ऐसे तुम F3 को करोगे, F14 को करोगे, ऐसे कई प्रकार के जब करोगे तो अपने पास एक, जैसे तुमने अब ऐसे करा, फिर F3 का करोगे, F13 का करोगे तो क्या करोगे, G m1m3 अपॉन में R13 स्क्वायर R31 यूनिट वेक्टर। ऐसे ही n टाइम्स का तुम करोगे, n टाइम्स में तुम लिखोगे G m1 mn टाइम्स जो भी n होगा, फिर R जो n टाइम्स का स्क्वायर Rn टाइम्स का यूनिट वेक्टर। लिखोगे कि नहीं लिखोगे सर, ऐसे ही हम लिख देंगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ सर हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और इसे तुम्हारे ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में, सुपर पोजिशन जब भी लगाओगे तो यहाँ सब पे आता है माइनस, कौन सा लगेगा, माइनस। और नहीं, और मैंने एक चीज़ नहीं पढ़ाई, हाँ यार, थर्ड लॉ जो पढ़ते हैं हम लोग शुरू का पन्ने में लिखना, तो जहाँ पे मैंने आपको लिखवाया नहीं थे म्यूचुअल अट्रैक्शन ये सब, तो जब भी F12 जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं माइनस F12 के बराबर यूनिट वेक्टर में। ये होता है थर्ड एक्स, एवरी एक्शन एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन पढ़े हो तो क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन F12 इज इक्वल टू माइनस F12। दोनों बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, क्या है, दोनों का मतलब एक ही। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसीलिए F12 किसका होता है, माइनस F12 होता है। ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में बहुत अच्छा, ये है थर्ड लॉ, क्या है, इसे कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। F12 इज इक्वल टू माइनस F12, ठीक है। समझ गए ना। अब क्वेश्चन करा जाए इस पर, बस अब इसी को तुम लोग बाहर लिख सकते हो ना, F लिखना, माइनस करना, G लिखना, M1 लिख देना, Mn टाइम्स लिख देना, M1 कर Mn डालना, ठीक है। मतलब M1 ले लेना, क्या ले लेना, M1 ले लिए, फिर अपॉन में ले लो ना R, नहीं R क्यों लोगे, R भी तो कॉमन है सब में, मतलब अलग अलग है। फिर M क्या ले लिया, माइनस ले लिया सर हमने, Gm1 सर हमने माइनस ले लिया, Gm1 ले लिया, फिर अब क्या लोगे, M2 अपॉन R12, इसको ऐसे करते करते n टाइम्स किया, देखो माइनस मैंने किया, माइनस Gm1 मैंने ले लिया, देखो सब में Gm1 है तो माइनस Gm1 मैंने ले लिया। अब कर लो इसको, क्या करेंगे सर, M2 अपॉन R12 का स्क्वायर, क्या, R12 का होल स्क्वायर, सर फिर प्लस के बाद सर M3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर। ऐसे करोगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लगा देना, मैं भूल गया लगाना, ऐसे n टाइम्स का ले लिख लेना, ठीक है। समझ गया ना, यही है सुपरपोजिशन, बाकी कुछ नहीं था। यहाँ पे थर्ड लॉ लगेगा, याद रखना, ये थर्ड लॉ लग रहा है, ये भाई थर्ड लॉ याद रखना, एवरी एक्शन एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, तभी यहाँ माइनस साइन लगा है, बाकी कोई माइनस साइन का समझो। ये देखो क्या कर रहा है, अपोजिट लग रहा है ना, देखो ये मास M2 इधर धक्का मार रहा है, ये इधर मारा, तो अपोजिट लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना, घुसा बुद्धि में, घुसा कि नहीं घुसा है।
देखो एवरी एक्शन इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तभी हम लोग लगा रहे हैं F12 और F21 लगाए हैं, ठीक है। बाकी कोई दूसरा तीसरा रीज़न नहीं है इसको लगाने का। और भी कुछ थर्ड लॉ में, और कुछ थर्ड लॉ समझे, सब लोग जानते ही हो न्यूटन का ना, पढ़े हो कि वो नहीं पढ़े न्यूटन का थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ये मैं पहले ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ, मैं चिंता ना करो, मैं न्यूटन लॉ भी पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा मैं क्योंकि अपने रिवीजन के हिसाब से चल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पहले वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। समझे? चलो आइए क्वेश्चन करते हैं। ये एक स्क्वायर दिया है, ये कैपिटल मास m, ये भी कैपिटल मास m, ये भी कैपिटल मास, ये m, ये भी m, ठीक है। और ये वाला हो गया स्मॉल मास, क्या हो गया? ये हो गया स्मॉल मास m, ठीक है। स्मॉल मास m हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि, और ये सारे साइड a दिए हैं, a, ठीक है। मतलब चारों साइड तुम्हें a गिवन है, क्योंकि स्क्वायर है तो सबका साइड क्या है? a है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अट्रैक्शन ऑफ अ यूनिट मास ऑन द फोर्थ कॉर्नर। इस चारों साइड क्या है? a है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन अट्रैक्शन ऑफ यूनिट मास स्मॉल। वीडियो को पॉज करो और बताओ कैसे करोगे। अब क्या करोगे, देखो ये तुम्हारे पास गिवन है, सब दिया हुआ है, ये a है, इस पे निकालना है। तो अब इस पे जो निकलेगा, मान लो यहाँ इस वाले मास से इधर क्या लगेगा? F1 निकलेगा, यहाँ से मान लो निकल जाएगा F2, क्या निकल जाएगा? F2, ठीक है। और ये अट्रैक्शन कर रहा है, अब सबको वो है तो अट्रैक्शन कर रहा है। और यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से भी कुछ नहीं, तो ये साइड कितना नहीं हो जाएगा? a√2 हो जाएगा, a√2। तो ये यहाँ से हो जाएगा FR, कितना हो जाएगा? FR, कितना हो जाएगा? FR। FR क्या है? एक रिजल्टेंट हमने ले लिया, एक रिजल्टेंट फोर्स ले ली। तो मान लो ये हो गया F1, इसको मान लो मैंने ले लिया F3। ये F1 था, ये फर्स्ट फोर्स, ये सेकंड फोर्स, ये थर्ड फोर्स, और ये रिजल्टेंट फोर्स था। तो F1 इज इक्वल टू F3, कितना आ गया? ये आ जाएगा Gm/a², आ जाएगा G/m/a²। अब रिजल्टेंट देखो, क्या रिजल्टेंट? ये जो FR है, क्या FR क्या हो जाएगा? FR हो जाएगा, देखो FR को मैं कैसे लिखूँगा? देखो जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम लोग ले सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस F3 का होल स्क्वायर, और ये 2F1 F2 कुछ कॉस डिग्री बनेगा, ठीक है। तो F1 कितना हो जाएगा? F1 कितना है? F1 ये Gm/a², कितना है? Gm/a का होल स्क्वायर। F3 कितना है? Gm/a का होल स्क्वायर, है कि नहीं है? हाँ सर है। प्लस 2 इंटू क्या करोगे? F1 इंटू F2। तो सर जी ये था, ये Gm/a कितना हो जाएगा? Gm/a का ये भी होल स्क्वायर है कि नहीं है? हाँ सर, Gm/a का ये भी होल स्क्वायर है। समझे? अब देखो ये कितना बन रहा है? कॉस कितना जाएगा बताओ? कुछ कॉस डिग्री बनेगा, तो 2F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना रखेंगे यहाँ पर?
ये 90 डिग्री, 30 60, तो ये cos 30 यहाँ ले लिया, तो cos 30 कितना होता है बोलो, कितना, √3/2, नहीं एक मिनट, cos 45 बनेगा ना यार ये, क्योंकि देखो cos 40 90 डिग्री है, फिर आधा बाइसेट कर गया ना, तो क्या हो गया cos 45 डिग्री, cos 40 कितना होता है, 1/√2 होता है कि नहीं होता है, हाँ सर 1/√2 होता है। तो बस अब इसको जब सॉल्व करोगे, किसको, FR को, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा √2 GM अपॉन में क्या रखोगे, A², FR क्या आ गया, √2 अपॉन FR मतलब F रिजल्टेंट, जो यहाँ का रिजल्टेंट है वो किसका है, F1 और F3 का रिजल्टेंट निकला, F1 F3, F1 इसका प्लस F3² प्लस 2 F1 F3, F2 लिख दिया मैंने, F3 और cos 45, cos 1/√2 होता है, इसको करेंगे तो FR कितना आ गया, ये आ जाएगा √2 GM/A², ये आ गया FR। अब हम 2 का निकालते हैं, क्योंकि हमको इस सब निकालना है ना, तो इस वाले पॉइंट मास स्मॉल m पर, ये जो स्मॉल m है इस पे यहाँ पे भी कुछ F2 लग रहा होगा, F2 कुछ लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, हाँ सर यहाँ पे भी कुछ F2 तो लग रहा होगा। तो अब क्या करोगे, बस ये GM क्या था, GM/A², वही लगाना है, F2 पे भी लगा दो बस, GM/A √2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा GM/A² इंटू 2, तो GM/2A², आया कि नहीं आया, ये क्या आ गया, F2 आया, F2 इज इक्वल टू GM/2A²। अब हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन अगर पढ़ो तो पूछा कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने आप क्वेश्चन लिखवाया था, देखो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास m, हमको यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कैसे निकालोगे, ये जो FR आया है इसको, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है FR, F1 और F3 का जो रिजल्टेंट है इसको और इसको F2 को, दोनों को क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, जैसे जोड़ते नहीं, जोड़ो, तो जोड़ोगे तो पहले देखो FR ये है, F2 ये है, पहले मैं सबको यहाँ बीच के पहले कुल को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, ये कर दिया मैंने इरेज, ये अच्छे से याद रखना, मैं इसीलिए डायग्राम को, ये था ये नहीं कि सर ने मिटा दिया, गलत है, नहीं गलत नहीं, सही था। अब हमसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है, ये है, तो FR प्लस F2 क्या कर दिए, F रिजल्टेंट प्लस फोर्स ऑन ड्यू टू फोर्स इट्स 2, ठीक है, तो F रिजल्टेंट मेरे पास देखो ये है √2 GM/A², क्या है, √2 GM/A², और F2 कितना है, GM/2A² है कि नहीं है, हाँ सर है, तो करो, क्या करोगे सर, GM/A² को हम कॉमन ले ले रहे, क्या ले ले रहे, कॉमन, बहुत बढ़िया यार, इतना दिमाग रखे हो क्या, √2 + 1/2, बस ये आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया जो अट्रैक्शन, यही मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ है ना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, मैंने क्या पूछा, चार दे दिया मास, यहाँ का यूनिट मास पूछा था, और पूछा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है इसका, तो मुझे पता है ये 1 है ये 3 है, मैंने इसका यहाँ से एक फोर्स F1 बनाया, यहाँ से एक F3 बनाया, F1 F3, F रिजल्टेंट निकाला। F रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो वेक्टर पढ़े होगे तो वेक्टर में क्या पढ़े, A² + B² + 2AB cos थीटा, तो मैंने cos थीटा 45 कैसे निकाला, अरे सर 45 तो कैसे निकाले, भाई मेरे बेटे मेरे, ये 90 डिग्री है, कितना है 90 है, अब ये आधा जाया है तो क्या 45 हुआ, cos 45, 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है, 45 मैंने यहाँ रखा, तो अब ये इरेज हो गया, A² + B² + 2AB cos 45, तो वही कर दिए, तो यहाँ से F रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, और बाकी F2 तो अब GM/A², सर ये A√2 कैसे, अरे मेरे भाई H² = P² + B² पढ़ो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पर बेस का स्क्वायर, ज़्यादा TVF में देख लेना, उसमें गाना भी बनवाया H.C. वर्मा सर, तो वही वाला है, ठीक है, समझे। और एक आखिरी क्वेश्चन करें फिर बंद, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं एकदम लास्ट, वो मैंने लास्ट के लिए रखा ही था, वो बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि वो मैं खुद 2 बार ट्राई किया हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है वो वाला, देखो
ठीक है, ये कोई पॉइंट मास स्मॉल m है d, ये m है, ये l है, कितना है इसका साइज कुछ l दिया है। तो अब तुम हमें ये क्वेश्चन तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं, हाँ यहाँ लिखते हैं, ठीक है, नहीं यहाँ लिखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रोड। ठीक है, हमें ये बताओ, मैं ऑप्शन देता हूँ, ए क्या दें, ए मैं तुम्हें देता हूँ GM अपॉन L, बी देता हूँ G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन D L प्लस D, सी देता हूँ GM अपॉन D, डी देता हूँ GM अपॉन L/2 प्लस D, ठीक है, ये देता हूँ। ऐसे ही ऑप्शंस दिए हैं, चलो बताओ कौन सा सही होगा। अब बहुत बच्चे इसमें डी लगाएंगे डी वो लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो लोग इस मास में यहाँ सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन में वो लोग पॉइंट मास की तरह ले रहे हैं। जो लोग डी मार रहे हैं वो गलत है, इसका आंसर है बी। पॉज करके ट्राई कर रहे होगे आप लोग, मैं ये मानता हूँ आप लोग पॉज कर रहे होगे। फिर अब देखो डी है, डी जो बच्चे मारे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस मास में यहाँ से लिया, कहाँ से, यहाँ से, इसका लेंथ L था तो इसको L/2 से लिया। इसको सेंटर ऑफ मास से जो लोग कर रहे हैं वो गलत किए हैं। पहले क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास से नहीं कर सकते, ठीक है, इस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास से नहीं करना। इस क्वेश्चन को हम लोग एक स्मॉल पॉइंट, मतलब एक छोटा सा, मतलब एक कंजर्वेटिव फोर्स लेके चलते हैं, ठीक है, एक नन्ही से फोर्स जो कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी, ये नोट करोगे, नोट कर लो, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेन उसके, ठीक है। इसको सबसे पहले ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सर ये जो है, अगर मैं इसका एक डायग्राम और बनाता है जिसमें मैं सबको यूनिट मास ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बनाया एक मास, ठीक है, एक वापस स्मॉल m लिया, एक स्मॉल m लिया जिसमें मैंने इसको बोल दिया कि ये कुछ रेडियस r पर, इसके थोड़ा छोटे पार्ट हो लिए हैं। एक पिद्दी सा पार्ट था उसको मैंने इतना बड़ा बनाया है, ठीक है, और उसको मैंने बोल दिया कि ये जो पार्ट है कुछ रेडियस r दूर है, यहाँ से कुछ रेडियस r दूर है, कुछ dr डिस्टेंस है इसका, ठीक है, dr। मैंने एक यहाँ से पिद्दी से मास को उठाया, dm मास को, एक यूनिट मास को, अभी समझाएंगे यूनिट मास इसमें होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, F इज इक्वल टू GM, ये GM अपॉन r स्क्वायर, सबसे पहले ये किया मैं, सबसे पहले किया F इज इक्वल टू GM अपॉन r स्क्वायर, और ये किया, और एक मैंने यहाँ से एक यूनिट मास को जो लिया था dm, कितना लिया था dm, एक मैंने यहाँ से एक यूनिट मास dm लिया। F इज इक्वल टू GM अपॉन r स्क्वायर इंटू dm, ये जो यहाँ से एक यूनिट मास dm लिए थे। अब देखो dm के फॉर्म में कभी डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, मान लो इसको मैं कुछ x ले लिया, x लिया, और तो मान लो ये भी आ गया x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर है ये कभी dm के फॉर्म में तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, क्या ये कभी भी dm के फॉर्म में तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, ये किसके फॉर्म में होता है, dx के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, dx के फॉर्म में। अब सर dx कैसे निकाला बताओ, dx से देखो चार्ज पर यूनिट मास पढ़े हो, अरे मास पर यूनिट लेंथ। हमने ये मास को एक यहाँ से पिद्दी से मास को, नन्ही से मास को काट लिया, काटा, तो ये क्या हो गया dm, ये कुछ मास था dm पर और कुछ लेंथ थी dl, ठीक है, dl थी। फिर जो मेरे पास वो है फोर्स
और चार्ज मास पर यूनिट लेंथ, क्या मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर सर हो गया dm/dl, कितना हो गया सर dm/dl हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर dm/ आपने ले लिया, कितना ले लिया मैंने, dm ले लिया और dl ले लिया, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया m/l। अब सर आपने हमसे बोला कि बेटा देखो dm के फॉर्म में तो डिफ्रेंशिएट हो नहीं पाएगा, फॉर्म किसका चाहिए हमें, x का तो टर्म चाहिए dx के टर्म में, वही dx के टर्म में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dm/ क्या आ गया, dx आ गया dm/dx आ गया। तो हम लोग dm को क्या लिख सकते हैं, ये जो dm है इसको लिख सकते हैं m इंटू लेंथ पर यूनिट मास ना, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ पर यूनिट मास, तो dm इज इक्वल टू m/l dl, dm इज इक्वल टू m/l dx। तो अगर इसको देखो dm को अगर मैं कर रहा हूँ dm इज इक्वल टू m/l dr, करे l dx कर रहे हो तो मतलब m/l कर रहे हो, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये होगा dx/dm, ये होगा dx/dm, ठीक है। अब करो, हमको इसके फॉर्म में चाहिए, मतलब x के फॉर्म में आंसर चाहिए, dm को हमने हटाना है, तो dm को क्या कर दिए m/l dx लिख सकते हैं, तो सर इसको लिख सकते हैं, तो लिखो इसको फिर f इज इक्वल टू gm/x², और dm को हमने क्या लिख दिया m/l dx, f इज इक्वल टू gm/x² अपॉन में m इंटू एल डी एक्स कर दिया। सर ये तो आपने कर दिया, अब थोड़ा हमको समझाओ पहले वो कि जो, अब देखो ये मास है, मान लो ये कई प्रकार के मास थे, ये मान लो एक मास यहाँ से मैंने निकाला, एक मास मैंने इसको यहाँ से निकाला, एक मास मैंने यहाँ से, मैंने कई बार मास निकाले, मतलब हर एक छोटे छोटे यूनिट से मैंने मास निकाला। तो अब ये मैं कहाँ तक निकालूंगा, जब तक ये रॉड ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक ये रॉड का एक फाइनाइट पोजीशन है तब तक मैं निकालूंगा। तो मान लो इस पोजीशन पे कुछ मैंने a डिस्टेंस लिया, मैंने यहाँ पर कुछ a पॉइंट पर इसको निकालना चालू किया, ठीक है, कुछ मैंने इसको एक a पॉइंट पर निकालना चालू किया, तो अब ये जाके कहाँ मिलेगा, हमें कुछ यहाँ मिलेगा l+a पर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लेंथ l हो गया और ये कुछ a यूनिट पर था, तो मैंने इसको कहाँ पे निकाला, ए पे निकाला, ठीक है, निकाले ए पे कि नहीं निकाले, हाँ सर ए पे तो निकाले। तो बस अभी जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे वही वैल्यू डाल लोगे, आंसर आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, dr/gmm अपॉन में LR² gmm/LR² इंटू dx/r, dx ऊपर होगा L/मास इज इक्वल टू dm/dx, ठीक है। अब सही है, वही तो यार गलत बन रहा था ये हमसे, इसको हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, जो dm के में था dm वाला, इसमें मैंने इसकी वैल्यू दी, dm को मैंने लिख दिया L इंटू dx अपॉन में m, इसको मैंने इस फॉर्म में करा तो मेरा आंसर आया ये वाला, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसको पहले करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, gmm/l आ गया, gmm/l और dx है, dx यहाँ से a से l+a तक लेना है और x² है, तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ये है, तो gm/f इज इक्वल टू gm/x², ठीक है, gm/x² gmm/l इंटीग्रेशन कर दिया, फिर dx/x², ठीक है, क्या कर दिए, dx/x² कर दिया। अब हम इसको कुछ, ये d है ना, तो d डिस्टेंस पे लेकर
एल प्लस डी तक लेके चल रहे हैं, डी से एल प्लस डी तक। तो डी इनिशियल हो गया, फाइनल क्या हो गया, एल प्लस डी हुआ, फाइनल एल प्लस डी हो गया जी। अब ये था फाइनाइट, फाइनाइट में क्या होता है, जो इनिशियल से फाइनल, तो डी से एल प्लस डी, डी से एल प्लस डी तक ले गए। अब बाकी इसको सॉल्व करा जाए, कैसे सॉल्व होगा सर, जी एम एम अपॉन में एल, जी एम एम अपॉन में एल, फिर ये लगाए पॉइंट का मतलब ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के बाद जब ये एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे होगा सर, 1/x² अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे सर, x-2 भी कहते हैं, x-2 को -2x-1, तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1/x माइनस में आएगा। जब भी भाई x² का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -1/x के फॉर्म में आंसर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर -1/x² के फॉर्म में आंसर आएगा। तो अब d ये हो गया l प्लस डी, क्या करें, डी एल प्लस डी, जी एम एम अपॉन में एल। अब इसको कैसे लिखोगे, कैसे -1/x जो आया है उसको कैसे लिखोगे हैं, माइनस को क्या कर लेंगे कॉमन, क्या ले लिया माइनस को कॉमन, माइनस को मैंने ले लिया कॉमन, और फिर 1/d -1/l प्लस डी, तो माइनस जी एम एम अपॉन में एल, एल डी एल प्लस डी, तो डी से डी खत्म तो एल प्लस डी आ गया, माइनस एल प्लस डी, तो माइनस में ये भी खत्म तो डी, तो ये सब यहाँ से मर गया, तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन में एल, फिर एल अपॉन डी एल प्लस डी, ठीक है समझे, जी एम एम एल। अब ये यहाँ से एल से एल भी यहाँ से मर जाएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये और बन जाएगा आंसर, और क्या बनेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी एल प्लस डी, आ गया आंसर, समझे, आया कि नहीं आया, माइनस जी एम एम अपॉन, सॉरी देखो जो लोगों का L/2 में आ रहा था वो लोग सेंटर ऑफ मास ले रहे थे, क्या ले रहे थे वो लोग, ये वाले क्वेश्चन को किससे कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास से कर रहे थे। सेंटर ऑफ मास से नहीं करना, इसको पॉइंट मास लेना, पहले इसका छोटा मास करके इसको इससे निकालना, ठीक है। जब ये निकालोगे तो तुम्हारे पास एक आता है, जब निकालोगे तो क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन आ जाएगा, G/m/L। और फिर से बता दे रहे चार्ज पर यूनिट मास कैसे निकलेगा, अरे चार्ज कह रहे हैं यार, लेंथ पर यूनिट मास कैसे निकलेगा, लेंथ अपॉन मास m, तो ये कैसे हो जाएगा d m/dx, तो फिर से इसको करोगे तो dx इंटू डी एल अपॉन में m इज इक्वल टू डी एम, ठीक है, dx इंटू एल अपॉन में मास m इज इक्वल टू d अपॉन में m, समझे, dx इंटू एल अपॉन में m इज इक्वल टू क्या कर दोगे dm, समझ में आ रहा है ना। बस ये क्वेश्चन ऐसे, बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन था, बाकी तो जेईई में पूछा जाता है बड़े बड़े क्वेश्चन इससे। तो वैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये सब हमारी जो आप लोग बुक खरीदोगे डीसी प्लान उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है सारे, बाकी कोई मैं अलग से क्वेश्चन नहीं कहा, सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है सारे। तो G/m/d L + d था, ठीक है, ये बी ऑप्शन सही। सी वाले फिर से बता रहे हैं L/2 से मत करना, नहीं तो गलत होगा। L/2 हमारा किस फॉर्म में है, सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में आंसर आएगा। भाई लोग समझ गए होंगे, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड, नहीं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले अभी ग्रेविटेशनल अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, फिर हाइट, फिर रेडियस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाएंगे, फिर स्केप वेलोसिटी सैटेलाइट, फिर मोशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फिर स्केप वेलोसिटी, ऐसे फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। कम से कम ये 8-10 लेक्चर आराम से बन जाएगा। तो आज चिंता मत करिए, आराम से चलते हैं, स्मूथ चलेंगे, क्वेश्चन भी बड़े सारे कराएंगे। आज मैंने लगभग क्वेश्चन ज़्यादा करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन और था, वो होमवर्क देते हैं, कर आइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बस दे रहे हैं, वो होमवर्क, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, बाकी तो मैं करवा ही देता हूँ। मैंने कहा था ना टाइम रहेगा तो टाइम है, क्वेश्चन करवा देगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, छोटा सा नम क्वेश्चन है। फोर्स है, फोर्स बताना है, 2 मासेस है, 2 मासेस ऑफ इक्वल मास m,
इक्वल मास m है जिसका मेरे पास ग्रेविटी 2 मासेस ऑफ इक्वल मासेस m जिसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है F है। इफ देखो इफ वन मास is transferred, one mass of 25%, one mass of 25% is transferred to another mass, is transferred to another mass। ठीक है, तो फिर उसका हमें ये बताओ कितना फोर्स होगा, कितना मतलब न्यू फोर्स बताओ। तो पहले का तो आपको गिवन था, तो कुछ करना तो रहेगा नहीं क्वेश्चन में। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर कर देना, पहला आ गया। दूसरे में क्या बोला होगा, एक मास 25% ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर ये मास है ये मास है तो ये मान लो 100 ये भी था 100 ये भी था, दोनों 100 थे। तो ये इसका जो 25 मतलब 75, इसका कितना हो गया 125, क्योंकि 25 से 25 ट्रांसफ़र हो रहा है तो 25 एक में कम एक में ज़्यादा, समझे। तो बस F इज इक्वल टू जी m1 तो क्या करोगे, F इज इक्वल टू जी m1 100 तो 100 का होल स्क्वायर कर देना, अपॉन में r स्क्वायर कर देना। फिर f डैश पूछ रहा है, f डैश में क्या करोगे g, तो अगर एक मास में क्या बोला 25% ट्रांसफ़र, तो एक मास क्या हो जाएगा 25 माइनस कर दोगे, क्योंकि वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। और दूसरे मास क्या कर रहा है, जब अरे भाई हम किसी को 2 टॉफ़ी दे रहे हैं और उसको टॉफ़ी से बहुत प्यार है तो वो मेरी टॉफ़ी क्यों नहीं लेगा। मेरे पास 10 टॉफ़ी है, उसके पास भी 10 टॉफ़ी है और उसको टॉफ़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको टॉफ़ी खाने की बहुत आदत है। तो वो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा कम है 2 टॉफ़ी ले लो, तो हाँ दे दो हम लेंगे। तो भाई है इसके पास इसको देने के, इसको बहुत ज़्यादा देना था 25%, तो 25 दे दिया ये, तो अब ये 25 दे देगा तो इसके पास तो फ़ायदा, इसका मेरा नुकसान हो गया, आपका फ़ायदा हो गया, आपको टॉफ़ी से बहुत प्यार है। तो बस तो 100 प्लस 25 ये कर दिए, तो ये कितना हो गया 75, ये कितना हो गया 125। तो बस जी m1 कितना 75, 125 ये हो गया, अपॉन में r स्क्वायर, क्या सर r स्क्वायर कर देना, r स्क्वायर से r स्क्वायर मरा, जी से जी मरा, फिर 100 ये हो तो गया, कुछ था ही नहीं है, हम ही कर दिए। होमवर्क क्या देंगे क्वेश्चन, हमको पता है तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, लायक ही नहीं हो। मैसेज पे ध्यान रहेगा तो क्या करोगे। ये 20 से कटा, ये 4 से कटा, ये 15 से कटा, तो कितना आ गया 16/15 f बाई एफ डैश, 16/15। हमसे f डैश पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था f डैश, तो 15f/16 आ जाएगा f डैश, 15f/16 कितना आ जाएगा f डैश। बस क्वेश्चन कंप्लीटेड, आंसर ये आ गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर यहाँ तक अटेंड करने के लिए, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस कराएं वो ट्राई करिएगा और पॉइंट मार्क्स वाले जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर जय हिंद जय भारत।